कहावत है, गंगा में फिसले बंगाल पहुंच गए, रुके वहां भी नहीं, फिसलते चले जा रहे हैं। इस देश में आरक्षण को लेकर सरकारों का कुछ ऐसा ही रवैया रहा है। रेवड़ी की तरह बढ़ता आरक्षण अमरबेल बन चुका है, यानी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता ही चला जा रहा है। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी एक वर्ग को भुगतना पड़ा है तो वो है सामान्य श्रेणी, जिसके कोटे पर न केवल अतिक्रमण हुआ है बल्कि आज हालात ऐसे बन गए हैं कि देश में इस वक्त सबसे ज्यादा जो बेरोजगार है वो सामान्य श्रेणी के युवा है। ताजा रिपोर्ट यही कहती है और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड में देखने को मिला है, जहां राज्य सरकार ने एक नया और ताजा आरक्षण बांटा है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% का ये आरक्षण दिया गया है और स्थिति ये है उत्तराखंड की कि आरक्षण का ये दायरा 80% तक पहुंच चुका है और कुछ समय बाद 90 भी पहुंचने वाला है, यानी कि सामान्य श्रेणी की सीटें अब और श्रिंक होती चली जाएंगी। आज की बहस इसी मुद्दे पर। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेमबट। सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं जरूर संविधान सम्मत आरक्षण के पक्ष में हूं, यानी कि जरूरत के हिसाब से और सही रूप में, सही फॉर्मूले में दिया गया आरक्षण जिसके पक्ष में खड़ा हूं। उत्तराखंड में 10% का आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को दिया गया। ये क्षतिज आरक्षण होगा और इसको मिला दें तो उत्तराखंड में इस वक्त एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और आरक्षण का जो दायरा है वो पहुंच चुका है 80% तक। 90 पहुंचेगा कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस समय जो आरक्षण की स्थिति है उसे लेकर उत्तराखंड में बहस शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि इस 10% के आरक्षण को उत्तराखंड के हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। क्या होगा इस पर सबकी नजरें हैं, कोर्ट पर सबकी नजरें हैं, लेकिन जैसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में ये फैसला है तो संभवतः ये आरक्षण 10% का बरकरार ही रहेगा। तो ऐसे में सामान्य के लिए क्या बचता है, उस तस्वीर को जरा हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण की स्थिति इस समय उत्तराखंड में क्या है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हम 100 सीटों का एक आंकड़ा लेते हैं। किसी भी सरकारी नौकरी के लिए निकलने वाली 100 सीटों में आरक्षण की स्थिति इस समय उत्तराखंड में क्या है। तो उस स्थिति को अगर हम देखें तो 19% SC के लिए है जो पहले से थी। वर्टिकल आरक्षण है जिसे छेड़ा नहीं जा सकता, वहां पर 19% SC, ST को 4, OBC को 14 और EWS यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको 10 सीटें दी गई हैं, आरक्षण दिया गया है केंद्र की ओर से। तो कुल मिलाकर ये सीटें हो गई 47, यानी कि 47 सीटें फुल हो चुकी हैं। अब बची हैं 53 सीटें और इन 53 सीटों में सामान्य की स्थिति कहां जाकर खत्म हुई है ये देखना दिलचस्प है। बची हुई 53 सीटों का उदाहरण अगर हम लें तो इसमें से महिलाओं को 30% का आरक्षण है, पूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण है, स्वतंत्रता सेनानियों के जो आश्रित हैं उनको 2% का आरक्षण है और दिव्यांगजन जिन्हें 4% का आरक्षण दिया गया है, खिलाड़ियों को 5% का आरक्षण दिया गया है और 10% का ये जो आरक्षण इस वक्त दिया गया है वो राज्य आंदोलनकारियों को दिया गया है। तो कुल मिलाकर 80% तक ये आरक्षण पहुंच चुका है। अब इसमें केवल 20% सीटें 100 में से बचती हैं जिनमें सामान्य का जो युवा है, अभ्यर्थी है सामान्य श्रेणी का, वो शामिल हो सकता है। और ये 20 भी केवल उनके लिए नहीं है, ये मौका ओपन टू ऑल है। इसमें कोई भी आ सकता है, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी ओपन में इन 20 सीटों में अप्लाई कर सकता है। अब एक दिलचस्प बात और है, ये जो 80% उत्तराखंड का आरक्षण पहुंच गया है, इसमें भी 10% का आरक्षण और किसी झोली में जा सकता है। उसकी तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि अग्निवीर आने वाले हैं। अग्निवीर योजना लागू करने के बाद तमाम भाजपा शासित प्रदेशों में सरकारों ने ये ऐलान किया कि हम अपने राज्य में जो अग्निवीर लौट कर आएंगे 4 साल के बाद,
उनको सरकारी सेवाओं में आरक्षण देंगे, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। तो आवाज़ उठने लगी कि अग्निवीर लाकर केंद्र की सरकार ने युवाओं से रोजगार छीन लिया, 4 साल बाद उन्हें सड़क पर छोड़ दिया जाएगा, उनके भविष्य का क्या होगा। तो राज्य सरकारों ने कोशिश की कि हम अपने राज्यों में उन्हें आरक्षण देंगे। इसी तरह उत्तराखंड सरकार ने भी घोषणा की है कि जो अग्निवीर आएंगे उन्हें हम अपने राज्य में आरक्षण देंगे। वो पुलिस में होंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे, आबकारी में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, जिस विभाग में जाएंगे, उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। किसकी तर्ज पर? उत्तराखंड की राज्य सरकार ने हरियाणा सरकार की तर्ज पर यह ऐलान किया। सैनी सरकार ने कहा कि हम हरियाणा में जो अग्निवीर आएंगे उनको हम 10% का आरक्षण देंगे। अगर हरियाणा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी फैसला लिया है कि अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा, तो वो कितना होगा? 10% होगा। वो 10% कहाँ आएगा? वो यहीं आएगा। यानी कि जो सामान्य श्रेणी के जो कोटा है उसी कोटे में और सेंधमारी होगी और 10% का आरक्षण अग्निवीरों के पास चला जाएगा। अब ये 10% के आरक्षण को सरकार पूर्व सैनिकों के 5% के आरक्षण में एडजस्ट करेगी। क्या फॉर्मूला निकाला जाएगा, ये एक अलहदा विषय है, आगे का विषय है। लेकिन संभावना पूरी है कि अग्निवीरों को 10% का आरक्षण मिलेगा। तो फिर सामान्य की जो सीटें हैं वो 80 से बढ़कर 90 हो जाएंगी, माफ़ कीजिए, आरक्षण की, और केवल 10 सीटें बचेंगी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए। क्या ये न्याय है? सवाल यही है, क्या ये न्याय है? क्योंकि एक दौर था जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और गठन के वक्त आरक्षण का एक दिलचस्प शासनादेश मेरे हाथ है। आप अपनी स्क्रीन पर इस शासनादेश को देखिए और समझिए कि आरक्षण समय के हिसाब से कितना बड़ा और सामान्य श्रेणी का जो आरक्षण था उस पर कैसे सेंधमारी हुई है। 2001 के शासनादेश को जो अपनी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं वो क्या कहता है? वो कहता है कि वर्टिकल रिजर्वेशन की जो स्थिति है 2001 में वो क्या थी? वो थी SC को 19, ST को 4, OBC को 14, जो वर्टिकल आरक्षण इस वक्त भी मौजूद है। इसमें नया क्या हुआ? नया ये हुआ कि बीते गुजरे सालों में EWS आ गया 10% का, यानी कि 47% हो गया वर्टिकल आरक्षण जो अभी भी मौजूद है। यहाँ 10% की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि राज्य गठन से लेकर अब तक जो वर्टिकल आरक्षण में बढ़ोतरी हुई वो 10% की बढ़ोतरी हुई EWS के लिए। अब जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण था, जिसे हम क्षैतिज आरक्षण कहते हैं, उसकी स्थिति क्या बनी? जब राज्य गठन हुआ था तब महिलाओं को 20% का आरक्षण दिया गया था। शासनादेश आपके सामने है। इस आरक्षण को बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। पूर्व सैनिकों को पहले 2001 में राज्य गठन के वक्त 2% आरक्षण मिलता था, जो बढ़कर अब 5% हो गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के जो आश्रित थे उनका 2% का आरक्षण पहले भी था, वो अभी भी बरकरार है, वो बड़ा नहीं है। दिव्यांगों का 3% का आरक्षण था, वो 4 हो गया, 1% बढ़ा है। 5% खिलाड़ियों का नया आरक्षण आया, 5% अनाथों का नया आरक्षण आया, 10% राज्य आंदोलनकारियों को जो क्षैतिज आरक्षण दिया गया है वो भी नया आया। तस्वीर क्या बनी? यानी कि 80% तक ये आरक्षण पहुंच गया है। अब सामान्य श्रेणी के आरक्षण कोटे में, जो कोटा है, आरक्षण तो है नहीं, एक मौका था, उस मौके में जिस तरह से अतिक्रमण हुआ है और वो सीटें लगातार कम होती जा रही हैं, आपको क्या लगता है इसके क्या दुष्परिणाम आप समझते हैं? वही आशंका है सबकी, क्या आने वाले समय में स्थिति और विकराल होगी? क्योंकि एक ताज़ा रिपोर्ट जो आई है उसने सभी की आंखें खोल कर रख दी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई बेरोजगार है तो वो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास मौके कम हैं, दूसरे वर्गों को आरक्षण है, उसके अपने वर्ग में, अपने कोटे में कंपटीशन ज़्यादा है। तो क्या सामान्य श्रेणी के जो युवा हैं वो बेरोजगार ज़्यादा हैं? इस बात की तस्दीक करते ये आंकड़े हैं। जरा इन आंकड़ों को भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये आंकड़े आई ओपनिंग आंकड़े हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि PLFS की रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट जुलाई 2023 से जून 2024 तक के इसमें आंकड़े दिए गए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में वैसे तो जाति आधारित भी है, धर्म आधारित आंकड़े भी हैं कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो वर्ग है उसमें बेरोज़गारी ज़्यादा है, उसके बाद हिंदू हैं, और जो बेरोज़गारी दर है वो सबसे ज़्यादा सिखों में देखी गई है। ये तमाम तरह के आंकड़े आए हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपको केवल सामान्य श्रेणी का जो वर्ग है उसके बेरोज़गारी होने का क्या
सबूत मिला है इन आंकड़ों में वो जरा देख लीजिए। ये रिपोर्ट कहती है कि जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच एससी वर्ग में बेरोजगारी दर 3.30% रही, एसटी वर्ग में 1.90% रही, ओबीसी में 3.10% रही और सामान्य की 3.80% बेरोजगारी दर रही। यानी कि सामान्य श्रेणी के सबसे ज़्यादा बेरोजगार देश में। अब ये कहा जा सकता है कि उनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, यही कहा जाएगा। लेकिन अगर आप बेरोजगारी का आंकड़ा देखें, अगर उनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उनके पास उनके कोटे में अतिक्रमण भी सबसे ज़्यादा हुआ है, यही तस्वीर बता रही है। अब इसी रिपोर्ट में ज़रा हम आगे बढ़ें तो वो भी जानना बहुत दिलचस्प है। रिपोर्ट ये कहती है कि एसटी के 53% आबादी के पास कोई ना कोई काम था। कब? जुलाई 2023 से जून 2024 तक। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के 45% लोगों के पास काम था, यानी रोजगार था। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के पास 44% जो लोग थे ओबीसी के, उनके पास रोजगार था। सामान्य वर्ग से जुड़े 43% लोगों के पास नौकरी थी। कब? जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच। अब जरा इस आंकड़े के ग्लास को हम उल्टा कर देते हैं। ये तो बताया गया कि किसके पास रोजगार था, ग्लास उल्टा होगा तो तस्वीर अलग नजर आएगी। और वो तस्वीर क्या कहती है? वो तस्वीर कहती है कि एसटी के 47% लोग बेरोजगार हैं, एससी के 55% लोग देश में बेरोजगार हैं, ओबीसी वर्ग के 56% लोग बेरोजगार हैं और सामान्य श्रेणी के 57% युवा इस वक्त बेरोजगार हैं। जब मैं युवा कहता हूं तो आप समझिए 15 साल से लेकर 60 साल तक। ये कहना ज़्यादा उचित है क्योंकि जो कामगार हैं, जो हाथ काम कर सकते हैं, वो माना जाता है 15 की उम्र से लेकर 60 साल तक काम कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ग आयु सीमा के लोग, सामान्य श्रेणी के 57% लोग देश में बेरोजगार हैं, सबसे ज़्यादा। ये तस्वीर बताती है कि सामान्य श्रेणी के कोटे पर किस तरह से सेंधमारी हुई है, अतिक्रमण हुई है। अब सवाल है कि आरक्षण कहां जाकर रुकेगा। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, कोई भी नहीं हो सकता। आप सामान्य श्रेणी के किसी अभ्यर्थी से जाकर पूछ लीजिए कि क्या इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग इनकार कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग कहेगा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। 50% तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ना कि आरक्षण होना चाहिए। वर्टिकल आरक्षण को आप छेड़ नहीं सकते। आप वहां ईडब्ल्यूएस लेकर आए तो वो दायरा 50 से ऊपर चला गया, लेकिन वहां तक सब ठीक था। लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ 50% होता या वो 47% होता, उस 47% में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए था। वहां पर जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस देश में अलग अलग वर्ग को खुश करने के लिए आरक्षण बटा, वो कहां जाकर रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। कभी रुकेगा? मुश्किल लगता है, क्योंकि इस आरक्षण की वजह से देश का युवा बेरोजगार होता जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता जो मैं कह रहा हूं, तो ईडब्ल्यूएस लाने की क्या जरूरत थी? अगर आरक्षण संविधान के हिसाब से दिया गया होता और समय समय पर उसमें अलग अलग तरह के बदलाव न किए जाते, तो हम मानते कि आरक्षण सही दिशा में बढ़ रहा है। गलती हुई ना इस देश की सरकारों से। सामान्य श्रेणी में वीकर सेक्शन भी है, ये इतने सालों तक आंखें मूंदी सरकार बैठी रही। सामान्य श्रेणी का जो अभ्यर्थी है वो गरीब घर से है, इसीलिए जब ये सोचा गया कि भाई सामान्य श्रेणी में भी गरीब युवा हैं, उनके रोजगार का क्या होगा, वो तो कंपटीशन कर ही नहीं पा रहे, तब जाकर ईडब्ल्यूएस लाया गया ना। गलती थी तभी तो ईडब्ल्यूएस आया और वो 10% का आरक्षण गया, जिसमें 8 लाख की सालाना आय बताई गई है। और 8 लाख की सालाना आय ये एक अलग विषय है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस विषय पर इसलिए कह देना चाहता हूँ कि उसको लेकर भी सवाल है। 60,000 की सैलरी लेने वाला व्यक्ति सालाना 8 लाख की आय तक पहुँचेगा, तो क्या वहाँ भी गरीबों का पूरा ख्याल रखा गया है ईडब्ल्यूएस में? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए आने वाला वक्त सामान्य श्रेणी के लिए
और भी मुश्किल भरा हो सकता है। जिस आरक्षण को समाज में असमानता दूर करने के लिए लागू किया गया, क्या आज उसी आरक्षण ने देश में, समाज में एक नई तरह की असमानता पैदा कर दी है जो सामान्य श्रेणी के युवाओं में पनपती जा रही है? क्या ये हो गया है इस देश में? ये बड़ा सवाल है। अगर बेरोजगारी कम करनी है, अगर बेरोजगार युवा जो बेरोजगारी के दलदल में फंसा देश का युवा है, अगर उसे बाहर निकालना है तो सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, जिसकी इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अगर ये समय पर नहीं किया गया तो आप यकीन जानिए बेरोजगारी की दलदल में फंसा युवा और धंसता चला जाएगा। ये बड़ा सवाल है। आज के लिए इस खबर में मेरे साथ बस इतना ही। किसी और खबर में मैं आपसे फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देखते रहिए जय भारत टीवी।